और मेरा भाई भी पढ़ाई कर रहा है। और बाकी घर में अभी मम्मी पापा तो है नहीं, पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। तो अब खुद ही करना है, चाहे प्रॉब्लम भी आएगी लेकिन खुद करना पड़ेगा, क्योंकि घर तो संभालना है मुझे ही, इसलिए। तो अभी आपके घर का क्या स्थिति है दीदी, अभी ठीक है? अभी तो ठीक ही है, मतलब मेरी सिस्टर पढ़ाई कर रही है, और मेरे भाई का थोड़ा तबीयत खराब रहता है, उसका दवा चलता है। लेकिन हम उसे अब मतलब दवा करवा पा रहे हैं अच्छे से, ज्यादा कुछ तो नहीं है। ठीक है। थैंक यू। वो अगला सवाल दिगेश बड़ी। हेलो दीदी। हेलो। नाम डिगेश्वरी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। वाह, अभी दूर दूर से लड़कियां आ रही हैं। हाँ, तो मेरा सवाल है कि अ, हमें अभी फील्ड वर्क का टास्क मिला है, तो हमें आप क्या सलाह देना चाहोगे? फील्ड वर्क का काम मिला है तो बिल्कुल मन से करिए, फील्ड में जाइए, बेझिझक लोगों से बातचीत करिए। काम को लेकर भी बात हमें करना चाहिए, और कभी कभी हमें इनफॉर्मल तरीके से हम थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग हमसे पूछे ना, आपकी दीदी फैमिली में कैसे हैं सब, क्या हाल चाल है, तो थोड़ा वो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमें बात करने से उन्हें लगता है कि हाँ, ये ऐसा नहीं कि केवल काम से ही आई हैं, ऐसे भी मतलब बातचीत करनी, तो हमें पहले उनसे हालचाल भी पूछना चाहिए, थोड़ी सी उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए, उनसे भी कुछ पूछना चाहिए, क्या आप ठीक हो या क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अपने काम की भी बात हम कर सकते हैं। और फील्ड वर्क से भी हम बहुत चीज सीखते हैं। फील्ड वर्क में तो काफी चीज सीखने को मिलता है। रास्ते में जाते समय भी जो भी दिख रहा है देखते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि हम देख कर भी सीखते हैं, पूछ कर भी, बात करके भी सीखते हैं। थैंक तो यू। अच्छा है। दीदी, अभी आपकी सैलरी कितनी मिल रही है? अभी हमारी सैलरी है यहाँ पे 16,000, 16,200 है। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मेरा नाम सलोनी है, मैं पंजाब से हूँ। मैं क्या हम्म। बोल आपका कभी और जगह जॉब करने का मन नहीं हुआ? मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन कभी कभी हम अपने मन के मुताबिक नहीं चल सकते। अगर हमें सब कुछ संभालना है, अगर फैमिली को भी देखना है, क्योंकि साइड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो हम कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम जॉब चाहते हैं वही मुझे मिल जाए, या वही काम हम करें। तो हमारे लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों को देखकर ही काम करना चाहिए, और परिस्थितियों को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। जैसी आपकी परिस्थिति है, अगर आप करने में सक्षम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। दीदी, मेरा एक सवाल है। पूछो पूछो। आपको सारे सपने से जाने मतलब आपने सारे सपने में स्टडी की है ना, तो यहाँ से जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया? साझे सपने से हमें ये सीख कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साझे सपने ऐसी चीज को सिखाता है जो हम खुद से रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि ऐसा वो सिखाते ही हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं कि आप दूसरे पे डिपेंड रहो, हमेशा पूछने की बारी ना आए, आप खुद से भी कुछ रिसर्च करो। तो ऐसी स्किल सिखाते हैं, ये स्किल काफी अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि हमें भी जॉब ढूंढने में समस्याएं तो आती हैं, और हमें जॉब की नीड भी होती है। कभी कभी हम जॉब करते रहते हैं, वहां पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, या हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, या कोई कारणवश कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे डाला में प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, वहां पानी आता ही नहीं है नल में, बहुत मुश्किल से पीने के लिए मिल जाता है, कपड़े धुलने के लिए कहीं अलग से लेना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। और संस्थाएं में भी कुछ चीजें होती हैं, हालांकि संस्था में तो अब तक मेरा अच्छा रहा, हर जगह बॉन्डिंग अभी भी मेरी उपक्रम वालों से बातचीत होती है। लेकिन ठीक है, बस। फिर अभी तक आप कितनी संस्थाओं में काम कर चुके हैं? अभी लगभग मैंने 3-4 संस्थाओं में काम कर चुके होंगे। और उसमें काम क्या क्या करते होंगे?
अलग अलग सब। मिलान मिलान फाउंडेशन में भी लड़कियों के साथ ही काम करते हैं, उनके एम्पावरमेंट को लेके। और पीआरसी संस्था है, ये भी महिलाओं के साथ ही काम करता है, लड़कियों के साथ काम करता है, लेकिन टॉपिक अलग है। मानव बेचबिखन के विरुद्ध काम करता है। और उपक्रम संस्था है, तो उपक्रम उपक्रम संस्था ये एजुकेशन पे काम करता है, ये लड़के लड़कियों दोनों पे काम करता है। और पढ़ाई के साथ साथ उनको पढ़ाना ही नहीं होता है, विभिन्न सामाजिक मुद्दों को भी वो कहानियों के माध्यम से दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो उपक्रम में मैं जब काम करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाने तो जाते ही थे, लेकिन कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी चीज सिखाते थे। जैसे कि भूतों की बारात हो गई, कहानी का नाम है। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो कहानियों के माध्यम से हम लोग उन्हें सिखाते थे। एक कहानी का नाम है काली धामिन। काली धामिन और सांप। तो वो भी बहुत अच्छी कहानी है, उसमें भेदभाव के बारे में बताया गया है। क्योंकि वो लड़का जो होता है, उसके लंच बॉक्स में सांप होते हैं। सांप के कट कट पीस, जैसे सब्जी बना होता है सांप का, वो सांप का सब्जी लेकर आता है। लेकिन सारे बच्चे खाना ले आते हैं नॉर्मल। तो डिफरेंट हुआ ना, तो वो बच्चा छिपकर खाता था, तो उसे बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, और वो बहुत काला भी था। तो ऐसी बहुत सारी भेदभाव होती हैं, कहानी भी काफी अच्छी है वो। तो कहानियों के माध्यम से भी हम लोग सामाजिक भेदभाव दूर करते थे। और एक एक कहानी का नाम था झाड़ू लगाने वाला राजा। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर किसी को हर काम करना चाहिए, और कोई भी काम करने में इतराना नहीं चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य यही है। झाड़ू लगाने वाला राजा। अगर राजा झाड़ू लगा सकता है, तो कोई भी झाड़ू लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो राजा है तो नहीं लगाएगा, और जो अछूत व्यक्ति है वही लगाएगा, छोटे कास्ट का है तो वही लगाएगा, वो गरीब है तो वही लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए इक्वली, मतलब बराबर होना चाहिए हर एक चीज। तो दी दीदी, अभी आप वो संस्था में काम कर रहे हैं या उसका उस संस्था को छोड़ दिए? अभी उस संस्था में हम काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत मैम लोग से होती रहती है, सर से भी होती है। वहाँ के फाउंडर किरण मैम हैं, निखिल सर हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। सर लोग का भी अच्छा लगता है जब से नौरेक प्रोजेक्ट में आए हैं। उन लोग का भी कहना है कि निशा, जो भी आप नेपाल में सीख रही हैं, जो भी सेशन अटेंड कर रही हैं, कुछ भी अगर आप सीख रही हैं, तो हमारे स्टाफ के साथ भी आप मीटिंग करिए, इन लोगों को भी जानकारी दीजिए। और सर का कहना है कि उपक्रम के जो भी टीम मेंबर हैं, अगर उन्हें लगता है कि निशा को अगर किसी चीज की हेल्प है, तो वो लोग भी मदद करें, तो वो लोग भी करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में मैं उपक्रम में काफी 1.5 साल तक मैं काम की, मेरा काफी एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। क्योंकि वहां पे भी मैं फील्ड वर्क भी करती थी, स्कूल वर्क भी करती थी, और कम्युनिटी वर्क भी करती थी। तो मेरा वहां पे भी बहुत सारे काम होते थे, और ऑफिस वर्क भी होता था। तो काफी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। और शायद मैं वहां से ही पढ़कर, और वहीं से मैं कविता लिखना भी स्टार्ट की हूँ, उपक्रम से ही। तो वहां तो मैं ज्यादा नहीं लिखती थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता था। लेकिन जब से एक प्रोजेक्ट में आई हूँ, तब से मैं 6 देशों के सामने खुद से कविता लिखकर और 20 मिनट में लिखकर मैं प्रेजेंट की थी। अच्छा तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहा। दीदी, इतना अच्छा संस्था था तो फिर आप वो संस्था को छोड़ कर के ये वाला संस्था में क्यों गए? क्योंकि वहां पे सैलरी कम थी, इसलिए मैं दूसरी संस्था ज्वाइन की। काम तो वहां का अच्छा संस्था भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सैलरी कम था। क्योंकि हम अपनी फैमिली का अच्छे से सब कुछ नहीं कर पा रहे थे, खर्च नहीं चला पा रहे थे, इसलिए हमें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ी थी। दी, आप जो और संस्था ऐसा। कहते हो मुझे डिटेल में जानना है। डिटेल में कौन सी संस्था के बारे में? ये नॉर्वे। हाँ हाँ, वही शांति। नॉर्वे नॉर्वे प्रोजेक्ट ये नॉर्वे कंट्री का है। नॉर्वे देश का है ये। और नॉर्वे एक दूसरे संस्था से मिलकर काम करता है। और नॉर्वे हमें ट्रेनिंग देता है, ज्यादा दिन का नहीं देता है, 5 दिन का केवल देता है। और उस ट्रेनिंग में हम 5-6 देश के लोग के साथ मिलते हैं, बहुत बड़े लेवल की होती है। उसमें हम ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, खुद को भी प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। हर एक चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, काफी अच्छा रहता है।
लेकिन नॉरेक जिसके साथ, जिस संस्था के साथ मिलकर काम करता है, उससे फंडिंग करता है, तो वही संस्था आपको पेमेंट भी वही देगी। वो कैसे काम करवाना है वही संस्था सब कुछ करेगी। और ये पूर्ण क्या शांतिपूर्ण व्यवस्था इसके बारे में भी? शांति पुनर्स्थापना गृह, इस संस्था मानव बेचबीखन के विरुद्ध काम करता है, और ये लड़कियों को सेफ रखने, सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। जैसे किसी लड़कियों को बेचा जा रहा है, या किसी के साथ रेप हो रहा है, या किसी को बहला फुसला को ले जा रहा है, या उनको किसी अनाथालय में रख दे रहे हैं या बेच दे रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू करता है, बचाने का काम करता है। फिर उन्हें सेफ जगह, सुरक्षित जगह पे रखता है, उनको सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। अगर उनके मम्मी पापा का नंबर होता है तो उनके मम्मी पापा से भी कांटेक्ट करवाता है, बातचीत करवाता है। और ऑर्फनेज होते हैं यहाँ, ऑर्फनेज का मतलब आप लोग जानते हो, अनाथालय। तो यहाँ पे नेपाल में अनाथालय भी है, यहाँ पे हम लोग गए थे अनाथालय में मिलने, जिसमें इंडिया के भी बच्चे हैं, और नेपाल के भी बच्चे हैं, और दूसरे दूसरे राज्य के भी बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, छोटे छोटे हैं। देख के तो बहुत बुरा लगता है, हम लोग भी गए थे। मतलब इतना वो लगता है, रोना आ जाता है, क्योंकि उनका स्कूल जो है, हॉस्टल है ना, वो बिल्कुल चारों तरफ से खुला हुआ है। और यहाँ पे बर्दिया जिले में बाघ बहुत है, क्योंकि बर्दिया जिले में नेशनल पार्क भी यही, अरे हाँ, बर्दिया नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और बाघ आते हैं, कुछ भी सामान होता है खा जाते हैं, उठा के लेकर चले जाते हैं, किसी बच्चे को भी लेके चले जाते हैं। अभी ऐसे ऐसे केस सुनने को मिलता है कि अभी कुछ पेरेंट्स जा रहे थे रिलेशन में घूमने के लिए, उनके साथ बच्चे भी थे, वो महिला अपने बच्चे को लेकर, रोड की बात हम बता रहे हैं, वो बाथरूम कर रही थी, बच्चा जो था वो बाथरूम कर रहा था, उसको बाघ उठा के लेके चला गया। अब वो तो रोती रह गई। तो इसीलिए थोड़ा पे यहाँ डर है, और सेफ्टी की जरूरत है, व्यवस्था की। वो लोग खाना में क्या खाते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। जो वो होता है, पॉपकॉर्न बोलते हैं ना, भुट्टा जिसको बोलते हैं, वो भूज कर ये दोपहर के खाने में खाते हैं। सोचो उनकी क्या दयनीय स्थिति होगी। ना उनको रहने का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था, ना सोने का व्यवस्था, ना ही स्कूल में, ना बिजली की व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था नहीं, इतनी दयनीय स्थिति है। तो हम लोग ऐसे ऐसे जगहों को वो क्या बोलते हैं, चूज करते हैं, चुनते हैं, जिससे वहां के लोगों की थोड़ी स्थिति सुधार सके। तो वहां के बच्चों के लिए हम लोग भी सामान लेकर गए थे, खाने के लिए भी, और वहां के बच्चों के लिए हम लोग कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लेकर गए थे, जिससे वो पढ़ सकें। और अभी भी हम लोग उन्हीं पे काम कर रहे हैं, ताकि उनकी व्यवस्थाएं थोड़ी खाने की अच्छी हो जाए। क्योंकि सबसे पहले हेल्थ इंसान का ठीक होना चाहिए, अगर हेल्थ ठीक है तो सब अच्छा है। तो खाने के लिए हम लोग उनको प्रोवाइड करवाएंगे। दीदी, हाँ, जैसे वहाँ इंडिया के बच्चे, फिर वो इस इंडिया में क्यों नहीं लाके छोड़ते उन बच्चों को? नेपाल में। इंडिया में इसलिए ला के नहीं छोड़ते क्योंकि माँ बाप इंडिया में ही आकर, ये नेपाल में बस जाते हैं ना शादी करके, और बच्चे होते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, या अचानक किसी की मृत्यु हो गई, किसी के माँ बाप की, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, अनाथालय में तो रखे जाते हैं। तो ऐसी हालत है तो फिर वो जो नेपाल के लोग हैं, फिर वो सरकार से क्यों नहीं बोलते कि वहाँ ऐसा सब? सर, सरकार से तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, इसलिए नहीं हो पाता है। करते हैं लोग, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता है। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं मिलकर उन्हें प्रोवाइड भी करती है सामान। और जैसे कि हम लोग पीआरसी संस्था से हैं, तो हम लोग भी उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे खाने का सामान। और उनसे हम लोग मिलने भी जाते हैं, 2 बार मिल भी चुके हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन उनसे जब बात करते हैं तो काफी रोना भी आता है, क्योंकि जब हम पूछते हैं आपका घर कहाँ है, वो तो डायरेक्ट कहते हैं मेरा तो घर ही नहीं है, मेरे तो मम्मी पापा ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे शब्द सुनने से तो कितना दुख होता है। तो यही है। होंगे सबके स्क्रीनशॉट। दीदी, हम एक फोटो क्लिक कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। दी, मेरा ये क्वेश्चन है ना, तो पूछो। हाँ हाँ, बताइए। जैसे कि आप फर्स्ट बार यहाँ पे आए, कांटे सप्ली में, तो एक्सपीरियंस कैसा था?
जैसे कि काफी अच्छा रहा। हाँ हाँ, पूछो। जैसे कि हम लोग आए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे बोलने लगे, ऐसा तो कुछ हुआ होगा नहीं? मेरे साथ तो शायद मुझे बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन हाँ, नए नए टॉपिक के बारे में जाने, जैसे कैरियर इंटेलिजेंट के बारे में एक दादी बताती थी। मोबाइल में कैसे, किस ऐप का कैसे यूज करते हैं, गूगल सर्च कैसे करते हैं, गूगल डॉक्स ड्राइव में ये सब कैसे प्रयोग करती हैं, ये सब सीखें। और सुरविधि है, जो जैसे हम यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, बाल विवाह पे अगर हम काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर की बात अगर हम करें, तो ये सब सुरविधि तो सिखाई है। तो वहीं से सब कुछ सीखे हैं, और बोलने में मुझे वहां पे भी हेजिटेशन नहीं होती थी। बस ये था कि हमें सीखना था, सीखने के पर्पज से गए थे, और जितने दिन थे उतने दिन मन से लगन से सीखे। काफी कुछ सीखने को मौका मिला, और भी दिन रहने का मन था, लेकिन नहीं रह पाए। लेकिन फिर भी अफसोस नहीं है, क्योंकि फैमिली भी बहुत जरूरी है। इस- फोन का हमें नहीं आता। नहीं, कमांड शिफ्ट थ्री। कमांड शिफ्ट थ्री। सिक्स थ्री। आ जाओ। एक फिर से लो। हो गया। हो गया दीदी। बाय दीदी। थैंक यू दीदी। बाय, थैंक यू। सभी से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लग रहा है मैं भी हिमाचल में हूँ। आपका कोई सवाल हो तो दीदी आप दीदी, आपका कोई सवाल है हमसे? अभी तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, दूसरे कंट्री जॉब के बारे में पूछे, लेकिन आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हम दूसरे कंट्री में जाएंगे कैसे। हम हमें नहीं जाना। फिर पूछे क्यों नहीं आप लोग। जाना नहीं दीजिए आप। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ना, पासपोर्ट होना चाहिए दूसरे कंट्री में जाने के लिए, हम्म। और फ्लाइट का सफर करना है तो वोटर आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए हमारे पास, तभी हम एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। यस। दीदी कितने दिन का सफर रहता होगा? एक दिन का, आधे दिन। हाँ, बस एक दिन में हम तो इंडिया से नेपाल आ जाते हैं। तीन फ्लाइट चेंज करना पड़ता है एक दिन में। हाँ, मुझे 1 घंटा लगता है। ट्रेन से कितना लगता है? कहाँ से कहाँ दीदी? ट्रेन से भोपाल से दिल्ली, और दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू से नेपालगंज। दीदी अभी आप भोपाल में रहते हो? नहीं, अभी इंडिया में भोपाल में ही रहकर काम कर रहे थे, क्योंकि एमपी में ही अभी मिलान संस्था काम कर रहा है। 3 राज्यों में मिलान काम करता है, लेकिन एमपी में अभी हम काम कर रहे थे। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में हम नेपाल में हैं, नेपाल के बर्दिया जिले में। दिल्ली के आगे है नेपाल? हाँ? नहीं, नेपाल दूसरा देश है। वेस्ट बंगाल में लास्ट में हो गया। सच में आप पूछ रहे हो, उन्होंने बोला ना भोपाल दिल्ली। थैंक यू दीदी। वेलकम। बाय बाय, थैंक यू सो मच सभी को। मिलेंगे। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। थैंक यू।